हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की साइंस का पार्ट तीसरा। हमारा क्या कह रहा है? खनिज एवं धातु। खनिज एवं धातु, हम इसमें कौन कौन सी हेडिंग पढ़ेंगे देख रहे हैं। पहली हेडिंग क्या है? खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूप में। ठीक है, खनिज को यानी कि प्राकृतिक पदार्थ के रूप में पढ़ेंगे। सेकेंड हेडिंग क्या पढ़ेंगे? आयस से धातु का निष्कर्षण। थर्ड क्या कह रहे हैं? धातुओं के गुण। और चौथी क्या है हेडिंग? धातुओं का उपयोग। और लास्ट हमारी हेडिंग होगी मिश्र धातु। अब हमारी पहली हेडिंग क्या कह रही है? खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूप में, यानी खनिज को हम कैसे प्राकृतिक पदार्थ के रूप में देखते हैं। तो देखेंगे, हम फल सब्जी आदि को काटने हेतु चाकू तथा लकड़ी काटने हेतु कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं। क्या कह रहे हैं? सब्जी को काटने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हम चाकू का इस्तेमाल करते हैं, तथा लकड़ी काटने के लिए काय का इस्तेमाल करते हैं? कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, चाकू और कुल्हाड़ी लोहे से बने होते हैं। दोनों ही काय के बने होते हैं? लोहे के। ठीक है, तो इस प्रकार घरों में बिजली आपूर्ति हेतु तार तांबे के बना होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोहा है और तांबा है, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, आते कहाँ से हैं? यानी कि इस क्वेश्चन कर रहा है कि कभी दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि ये जो तार बने होते हैं लोहे के या तांबे के, ये लोहा तांबा कहाँ से आता है। तो क्या कह रहे हैं कि वास्तव में ये खनिज पदार्थ के रूप में पृथ्वी की भूपर्पट्टी से प्राप्त होते हैं। कि ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? पृथ्वी की भूपर्पट्टी से प्राप्त होते हैं। पृथ्वी के भूपर्पट्टी का निर्माण विभिन्न प्रकार के तत्वों एवं यौगिक से हुआ है। भूपर्पट्टी में प्रकृति रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? इन सबको हम क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं। कि जो धरती की पृथ्वी की परत से हमें प्राप्त होती हैं, ये सब जो तत्व होते हैं वो हमारे यौगिक को खनिज कहते हैं। जैसे क्वार्ट्ज, माइका, अभ्रक, हेमेटाइट, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट, ग्रेनाइट, ये सब क्या है? हमारे खनिज यानी कि यौगिक के खनिज कहते हैं। तो हमें क्या क्या दिया है? जैसे कि क्वार्ट्ज, माइका, हेमेटाइट, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट, ग्रेनाइट, ये सब क्या है? तत्व हैं, यानी कि यौगिक हैं जो हमें पृथ्वी की भूपर्पट्टी यानी कि धरातल से प्राप्त होते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि इनके अतिरिक्त, यानी कि ये ठीक है पदार्थ, इनके अलावा भी और भी बहुत से ऐसे खनिज हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? चट्टानें मुख्यतः सिलिकेटों की बनी हैं। ठीक है, जो चट्टानें होती हैं वो काय की बनी होती हैं? सिलिकेट की। ठीक है, जो कि पृथ्वी पर सबसे सामान्य खनिज हैं। यानी कि वो कैसे हैं? पृथ्वी पर सामान्य खनिज हैं। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? खनिज कहाँ पाए जाते हैं? देखेंगे खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो खनिज कहाँ पाए जाते हैं? खनिज पृथ्वी के, क्या कह रहे हैं? खनिज पृथ्वी के तल पर भूपर्पट्टी में तथा समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं? पृथ्वी के तल पर और समुद्र के जो नीचे वाली सतह होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ठीक है, सोडियम आयोडाइड, ये सब नमक के फॉर्मूले हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। सोडियम आयोडाइड यानी कि NaOS यानी कि ठीक है Na2। ठीक है, सोडियम आयोडेट, ये सब क्या है? हमारे नमक है। आप जानते हो नमक समुद्र से पैदा होता है। आदि खनिज समुद्री जल में पाए जाते हैं। खनिज धातु तथा, क्या कह रहे हैं? जो खनिज हैं वो धातु तथा हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम अधातु दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो क्या कहें? जो खनिज होते हैं वो धातु भी होते हैं
और तथा अधातु दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि वो धातु भी होती हैं और अधातु भी, यानी कि मेटल भी और नॉन मेटल। स्फटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक आदि धातु खनिज हैं। क्या कह रहे हैं, जो स्फटिक है, क्वार्ट्ज है, अभ्रक है, ये हमारे नॉन मेटल। और खनिज कौन से होते हैं, धातु व अधातु तत्वों के यौगिक भी हो सकते हैं, जैसे बॉक्साइट। बॉक्साइट कई सारे तत्वों से मिलकर बना होता है, Al2O3 2H2 है, यानी कि इसमें कितने तत्व हैं, 3 तत्व हैं। एल्यूमिनियम भी है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 3 तत्वों से मिलकर बॉक्साइट बना होता है। तो ये जो कई तत्वों से मिलकर जो बने होते हैं वो हमारे कहलाते हैं यौगिक, ठीक है। नमक, खनिज, एल्यूमिनियम तथा ऑक्सीजन का यौगिक है। तो इसमें क्या करें, नमक जो है वो एल्यूमिनियम भी है, इसमें नमक है और ऑक्सीजन भी मिली होती है। तो ये क्या है, हमारा और यौगिक है। इसी प्रकार कॉपर ग्लास भी कह रहे हैं कि CuH यानी कि कॉपर सल्फ्यूरिक सल्फेट, कॉपर सल्फर क्या है भी तांबा यानी कि धातु, सल्फर और जो इसमें तांबा है यानी कि कॉपर है वो क्या है, धातु है, लेकिन जो इसमें सल्फर है, S है, वो हमारा क्या है, अधातु है। तो ये भी ये काय का यौगिक है, दोनों का मिक्स यौगिक है। किसका, धातु और अधातु दोनों का मिक्स यौगिक है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, अधिकांश धातुएं संयुक्त अवस्था में अपने यौगिक के रूप में प्राप्त होती हैं। प्रकृति के क्या कह रहे हैं, ज़्यादातर जो धातुएं में प्राप्त होती हैं वो यौगिक के रूप में प्राप्त होती हैं। फिर उनसे हमें क्या करना पड़ता है, उनको प्योर फॉर्म में उन्हें शुद्ध करना पड़ता है, ठीक है, रिफाइनिंग वगैरह करके। तो प्राकृतिक में केवल कुछ ही धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे सोना हुआ, प्लेटिनम हुआ, जैसी धातुएं तत्व के रूप में, यानी कि जो प्लेटिनम और सोडियम होता है ये हमें मुक्त रूप में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो मुक्त रूप में नहीं पाए जाते हैं, उन्हें हमें अलग अलग करना होता है। अन्य अधिकांश धातुएं प्रकृति में यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, जैसे एल्यूमिनियम, लोहा और मैग्नीज जैसी अनेक धातुएं ऑक्साइड के रूप में तथा कुछ धातुएं सल्फाइड तथा कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हमें क्या दी है, अयस्क। अयस्क क्या होती है देखेंगे। लगभग सभी चट्टानों में कुछ ना कुछ मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो चट्टानें होती हैं उनमें बहुत सारी खनिज के रूप में तत्व पाए जाते हैं। कैसे, परंतु कुछ धातु जो होती हैं वो मात्रा इतनी कम होती है कि उसमें धातु का निष्क्रिय करना कठिन और बहुत महंगा पड़ता है। यानी कि कोई धातुएं बहुत ज़्यादा कम मात्रा में मिलती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्या पड़ती हैं, महंगी पड़ती हैं। यदि खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है तो क्या कह रहे हैं, अगर खनिज में काय की मात्रा अधिक है, धातु की, तो क्या होता है, तो उससे धातु का निष्कर्षण सरल एवं लाभकारक होता है। क्या कह रहे हैं कि उसमें धातु का निष्कर्षण करना यानी अलग अलग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और इससे बहुत ज़्यादा हमें लाभ भी होता है। ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं क्या कह रहे हैं, सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है, अयस्क कहलाते हैं। यानी कि जिसमें धातुओं की मात्रा ज़्यादा हो, उन्हें आसानी से हम अलग अलग कर सकते हैं, वो हमारे अयस्क कहलाते हैं, यानी कि और। इस प्रकार क्या कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज क्या नहीं होते हैं, अयस्क नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हमें क्या दी है, धात्विक खनिज किन किन रूपों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज अयस्क किन किन रूपों में पाए जाते हैं, तो हम ये पढ़ेंगे किन किन रूपों में पाए जाते हैं। अयस्क धातुओं के ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट तथा कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि अयस्क धातुएं जो होते हैं वो ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट तथा कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। अधिकांश क्या कह रहे हैं, जो अधिकांश अयस्कों में केवल एक ही धातु उपस्थित होती है, यानी कि एक ही प्रकार की उसमें धातु उपस्थित
होती है। कुछ प्रमुख ऐसे अयस्क होते हैं जिसके निष्कर्षित किए जाने वाले धातु अधोलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं। तो देखेंगे तालिका में हमें कौन कौन सी धातुएं दर्शाई गई हैं। मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीसाइट MgCO3, ठीक है। कार्बोनेट अयस्क का नाम दिया है, अयस्क में बहुतायत में उपलब्ध क्या दिए हैं, यौगिक के रासायनिक सूत्र दिए हैं और अयस्क का रूप भी दिया है कि वो किस रूप में पाया जाता है, कार्बोनेट या सल्फाइड या ऑक्साइड या सल्फेट, ठीक है। तो मैग्नीशियम मैग्नीसाइट होता है, ये MgCO3 इसमें यानी कि कार्बोनेट भी मिला होता है मैग्नीशियम के साथ। जिंक के साथ क्या मिला होता है, जिंक के साथ भी कार्बोनेट मिला होता है, कैलेमाइन, ठीक है। लेड गैलेना PbS यानी कि सल्फेट, वो सल्फाइड मिला होता है। कॉपर के साथ कॉपर ग्लास, ये भी हमने अभी देखा है कि Cu2S होता है, इसमें भी सल्फाइड मिला होता है। आयरन हेमेटाइट Fe2O3 ऑक्साइड के रूप में, बॉक्साइड Al2O3 2H2 इसमें भी ऑक्साइड मिला होता है। सिल्वर अर्जेंटम यानी कि Ag2S और सल्फाइड। कैल्शियम जिप्सम यानी कि CaSO4 2H2O यानी कि सल्फेट, ठीक है। तो ये हमारे थे तालिका के वो अलग अलग रूप में हमें प्राप्त होते हैं। अब हमें दिया है भारत में खनिज की उपलब्धता। भारत में खनिज की उपलब्धता क्या है देखेंगे। तो भारत में खनिज की उपलब्धता हम लोहा, तांबा, चांदी तथा अन्य कई धातुओं से बनी धातुओं का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी धातुएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो कभी सोचा होगा कि ये धातुएं कहाँ से प्राप्त होती हैं। हमारे देश में लोहा, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम आदि अनेक धातुएं क्या होती हैं, पृथ्वी की भूपर्पट्टी में यानी कि पृथ्वी के धरातल से उपस्थित खनिजों से प्राप्त की जाती है। कुछ धातुएं हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं, अतः हम उन धातुओं को अन्य देशों से आयात करते हैं। आइए अपने देश में पाए जाने वाले खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भारत में पाए जाने वाले खनिज एवं उनके प्राप्ति स्थान निम्नलिखित हैं। लोहा, हेमेटाइट बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तांबा कैसा होता है, कॉपर पाइराइट यानी कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सोना कहाँ पाया जाता है, ये हमें ज़्यादातर प्योर फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो कोलार खान कहाँ पे है, ये कर्नाटक, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में, ठीक। तो ये दो जगह से हमारे देश में दो जगह सोना प्राप्त होता है, दो जगह सोने की खाने हैं। नेक्स्ट हमें क्या दी गई है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बॉक्साइट, ये कहाँ से प्राप्त होता है, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर। कैल्शियम चूना पत्थर, ये ज़्यादातर सभी राज्यों में प्राप्त किया जाता है संगमरमर के रूप में। यह राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के में भी पाया जाता है। अब क्या कह रहे हैं, इन धात्विक खनिजों के अतिरिक्त देश में कुछ अधात्विक खनिज जैसे कौन कौन से हैं, तो क्या कह रहे हैं कि भूपर्पट्टी, इसलिए इससे खनिज तेल भी कोयल जैसे कौन कौन से अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम पाए जाते हैं। पेट्रोलियम द्रव अवस्था में भूपर्पट्टी से प्राप्त किया जाता है। जो पेट्रोलियम होता है वो भी हमें किस में, पृथ्वी के धरातल से प्राप्त होते हैं। ये हमें कच्चे तेल के रूप में प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे खनिज तेल भी कहते हैं। यानी कि क्रूड ऑयल हमने पढ़ाया है अभी इंग्लिश बुक में, क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल। फिर पेट्रोलियम से भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध की जाती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब हमें किससे प्राप्त होते हैं, पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। अब दिया है अभ्रक। अभ्रक क्या होते हैं, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान और बहुमूल पत्थर कहाँ मिलते, ज़्यादातर राजस्थान में हमें प्राप्त होते हैं। राजस्थान में ज़्यादातर इनकी
प्राप्ति होती। पेट्रोलियम कहाँ क्या? गुजरात, असम, अरब सागर के तटीय क्षेत्र तथा कावेरी, कृष्णा, गोदावरी के मुहानों पर, ठीक है। कोयला कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, ठीक। भारत में सोना, तांबा, जिंक, जस्ता तथा टंगस्टन खनिजों की उपलब्धता बहुत कम है। तांबा प्लेटिनम खनिज का क्या है? पूर्ण अभाव है। क्या कह रहे हैं कि जो तांबा है, सोना, जिंक और टंगस्टन ये खनिज में बहुत ज़्यादा कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो और इसलिए ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे भी बिकते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हमें क्या दी गई है? अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण। अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण देखेंगे क्या होता है। तो अयस्क से शुद्ध धातु कई क्रमिक प्रक्रमों के पश्चात प्राप्त होती है। अयस्क से अशुद्धियों को दूर करके धातु को निकालने तथा शुद्ध करने का प्रक्रम धातुकर्म कहलाता है। धातुकर्म प्रक्रमों को सुविधानुसार निम्नलिखित प्रमुख चरणों में बांटा जा सकता है। अयस्क का सांद्रण क्या है देखेंगे। यह अयस्क का प्रारंभिक उपचार होता है जिसमें अशुद्धियाँ, जैसे अशुद्धियाँ यानी कि इसमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ मिली होती हैं? मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि को अलग कर लिया जाता है। तो अयस्क से अशुद्धियों को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? सांद्रण कहलाती है। अयस्क का सांद्रण अशुद्धि के स्वभाव के अनुरूप 3 विधियों से किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? पहला क्या दिया हमें? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। दूसरी हमें दी गई है चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरी हमें दी है फेल्डप्लेन विधि द्वारा। इन 3 विधियों द्वारा हम कई सारी चीज़ों को क्या करते हैं? उनको अलग अलग शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वीय पृथक्करण। तो पहले हमारी ये गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या है? यदि अयस्क में पाई जाने वाली, क्या कहें, जो अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं, धातुओं से हल्की हो तो सांद्रण की इस विधि का उपयोग करते हैं। किस विधि का? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इससे अवरोध लगे हुए लकड़ी के एक तख्ते को 3.3 ये चित्र दिख रहा है आपको। इस चित्र के अनुसार क्या करें? ये जो ऊपर लकड़ी का तख्ता आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है। ऊपर एक क्या लिखा है? इस की पे इसमें अयस्क यानी कि पिसा हुआ अयस्क डला होता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इकट्ठा होता रहता है। तो अब देखेंगे, और ये नल लगा हुआ, ठीक है, इसमें पानी आ रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि अयस्क गिराते हैं, 3.3 के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, इस पर पिसा हुआ अयस्क गिराते हैं, ठीक है। फिर इस अयस्क में अशुद्धियाँ बहुत सारी मिली होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं। जैसे गेहूं में आपने देखा होगा भूसा मिला होता है, उसको हम लोग धुल के क्या करते हैं? उसके भूसे को या जो लकड़ी वगैरह होती है उनको हटा देते हैं और गेहूं को आसानी से साफ कर लेते हैं। तो वही इसमें दे रहे हैं कि इन अशुद्धियों को अयस्क से कैसे अलग करते हैं? इन्हें अलग करने के लिए चित्र 3.3 के अनुसार जल की तेजी धारा प्रभावित करते हैं। जल की तेजी धारा प्रभावित करते हैं। जल के प्रभाव के कारण भारी अयस्क क्या हो जाता है? अयस्क तो अवरोधों के बीच रुक जाता है, ठीक है। जो भारी अयस्क होता है वो रुक जाता है और जो हल्का अयस्क होता है वो बह के निकल जाता है। जबकि हल्की अशुद्धियाँ क्या होती हैं? जल के साथ क्या हो जाती हैं? बह जाती हैं। इससे हम लोग क्या कर लेते हैं? पृथक्करण विधि कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? यदि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि धातु को हल्की है तब सांद्रण के लिए हम क्या करते हैं? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। तो गुरुत्वीय क्या कह रहे हैं? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का उपयोग क्या करते हैं? अगर हमारा जो पिसा हुआ अयस्क है उसमें जो अशुद्धियाँ मिली हुई हैं वो उस अयस्क से हल्की हैं तो हम गुरुत्वीय पृथक्करण द्वारा करेंगे। सेकेंड हमारी हेडिंग क्या दी है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होती है? यदि अयस्क में चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा कैसे करते हैं? यदि अयस्क में
चुंबकीय अशुद्धियाँ उपस्थित हो तो सांद्रण के लिए चुंबकीय सांद्रण विधि का उपयोग किया जाता है। तो पिसे हुए अयस्क को क्या कह रहे हैं, चित्र 3.4 के अनुसार चुंबकीय पृथक्कारी की सहायता से सांदित किया जाता है। चुंबकीय पृथक्कारी में एक चमड़े का पट्टा होता है जो दो रोलमों यानी कि ये दो रोलर दिख रहे होंगे आपको, दो रोलर, ठीक है, पर घूमता रहता है। सॉरी, ये हैं दो रोलर, ठीक है, और ये एक पट्टा लगा हुआ है मोटा सा, जिसमें एक रोलर विद्युत चुंबकीय होता है और ये जो क्या है, ये क्या है, विद्युत चुंबकीय। इसमें चुंबक लगी होती है, मैग्नेटिक। विद्युत चुंबकीय होता है बारीक पिसे हुए, क्या कह रहे हैं, बारीक पिसे हुए अयस्क, क्या कह रहे हैं, बारीक पिसे हुए अयस्क को घूमते हुए पट्टे के एक सिरे पर डालते हैं। अब अयस्क चलते पट्टे के दूसरे सिरे के पास पहुंचकर गिरता है। जो अयस्क का चुंबकीय भाग चुंबक से आकर्षित होकर उसके समीप एक ढेर के रूप में इकट्ठा, यानी कि जो चुंबक होगा उसके पास में इकट्ठित होगा, ठीक है। और इसी प्रकार चुंबकीय अशुद्धियाँ जो लोहे वगैरह मिले होते हैं, चुंबकीय अशुद्धियों को चुंबकीय अयस्क से दूर गिरकर एक पृथक ढेर बनाती हैं। तो अलग अलग दो ढेर बनने लगते हैं। जिन अयस्कों या उनकी अशुद्धियों में चुंबकीय गुण होते हैं उन्हें हम उनमें अशुद्धियों को पृथक करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं, जिन अयस्कों या उनकी अशुद्धियों में क्या मिले हों, चुंबकीय गुण, जैसे कि जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे लोहा हुआ, ठीक है, और चुंबक के छोटे छोटे टुकड़े हुए, ये सब चीज़ें अगर उसमें मिली हैं तो उसको हम कैसे पृथक करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा पृथक करते हैं।